जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश की इस कड़ी में थोड़ा आगे चलते हैं और आज अपन पढ़ते हैं मिहिर भोज के बारे में, क्योंकि इससे पिछली क्लास में अपन ने नागबड़ द्वितीय और नागबड़ द्वितीय के बेटे रामभद्र के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे मिहिर भोज के बारे में। और मिहिर भोज किसका पुत्र था? आपको पता है, रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र था। देखते हैं आगे क्या चलता है इसमें। इसको जो कि ये प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, तो इसकी कुछ बहुत सारी ज्यादा जानकारियां हैं अन्य शासकों से। ठीक है, तो मिहिर भोज प्रथम, क्योंकि भोज द्वितीय नाम से और भी शासक आएगा आगे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आपको पता है रामभद्र का 36 तक था, और कब तक? 885 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो मिहिर भोज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ 3 या 4 मोटी बातें पहले तो आपको सीधी सीधी पता होनी चाहिए। कि पहली बात तो क्या है, मिहिर भोज का शासनकाल प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। गोल्डन पीरियड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो बेटा जी मिहिर भोज के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक बात है। फिर ये बात ध्यान रखना कि ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रसिद्ध शासक था। ये प्रतिहार वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, फेमस एंड पावरफुल शासक इन प्रतिहार साम्राज्य, तो मिहिर भोज प्रथम। देखिए जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज का मूल नाम तो ध्यान रखना भोज प्रथम है। क्या है? भोज प्रथम। तो फिर ये मिहिर क्या है? तो मिहिर इसकी उपाधि है। तो इसकी कुछ उपाधियां हैं, वो भी ध्यान रखनी है आपको, टाइटल्स। ठीक है, तो उपाधियों में सबसे पहले ध्यान रखना है इसको मिहिर कहा गया है। बेटा जी मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य, यानी ये क्या है? सूर्य का क्या है? सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक उपाधि मिलती है आदिवराह। ठीक है, आदिवराह उपाधियां कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना इसकी एक तो ग्वालियर प्रशस्ति, एक अभिलेख है आपका बारतो संग्रहालय अभिलेख, और इसकी ये उपाधि इसके सिक्कों से भी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आदिवराह की उपाधियां कहां कहां से मिलती है इसकी? तो ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, बारतो या बर्तन संग्रहालय अभिलेख से इसकी उपाधियां मिलती है। इसके अलावा इसके सिक्कों से भी यही उपाधियां देखने को मिलती है। कौन सी? आदिवराह की उपाधि मिलती है। इसके अलावा इसको एक क्या कहा गया है? प्रभास। क्या कहा गया है? प्रभास कहा गया है। ठीक है, बाहुबली वाला प्रभास नहीं है, ये प्रभास दूसरा है। ठीक है, और ये अभिलेख, ये उपाधि कहां पर मिली है? तो दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में। किसमें? दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज प्रथम को क्या कहा गया है? प्रभास कहा गया है। इसके अलावा इसे मालवा चक्रवर्ती भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि मिहिर भोज ने संपूर्ण मालवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इस कारण इसको मालवा चक्रवर्ती कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं अपन मिहिर भोज टाइम पीरियड रामभद्र के बाद में 836 से लेकर 885। ठीक है, प्रतिहार, ये मिहिर भोज है ना जो प्रतिहार वंश का
जो इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड प्रत्यार वंश का क्या कहलाता है? गोल्डन एरा कहलाता है। और ये प्रत्यार वंश का क्या था? सबसे पावरफुल एंड फेमस था, शासक था। ठीक है, मूल नाम क्या मिलता है इसका? भोज प्रथम। इसकी उपाधियों में इसकी एक उपाधि मिलती है मिहिर, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। आदि वराह, वराह ध्यान रखना, वराह है विष्णु का एक अवतार है, इसलिए यह माना जाता है कि मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था या वैष्णव धर्म की पूजा करता था, इसी कारण इसने वराह की उपाधि धारण की। और इस उपाधि की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति, बारतो संग्रहालय अभिलेख और इसके सिक्कों पर मिलती है। पूछा जाए सिक्कों पर इसकी उपाधि कौन सी मिलेगी, तो आदि वराह। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक उपाधि और मिलती है जो दौलतपुर में मिलती है, प्रभास। ठीक है, और इसको मालवा चक्रवर्ती भी कहा गया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन मिहिर भोज की अब कुछ जानकारियां और भी पढ़ते हैं आगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ये प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसकी उपाधियां, क्योंकि इसकी उपाधियां पूछी गई है अभी तक। ठीक है, जिसमें ये आदि वराह है, प्रभास, मालवा चक्रवर्ती और मिहिर। क्योंकि आप पूछ सकता है कि मिहिर भोज का मूल नाम क्या था, तो फिर बच्चे सोचेंगे यार मिहिर भोज तो अपन ने मिहिर भोज ही पढ़ा है, लेकिन इसका मूल नाम तो भोज प्रथम था। मिहिर इसकी उपाधि है, जिसका अर्थ होता है क्या? सूर्य, यानी कह सकते हैं अपन ये सूर्य का प्रतीक समझता है। ठीक है, अब देखो मिहिर भोज की जानकारी देने वाले विस्तृत जानकारी देने वाले, है ना, विस्तृत जानकारी देने वाले स्रोत, यानी कौन सी वो कौन सी सोर्स है जो मिहिर भोज की विस्तृत जानकारी देते हैं, बढ़िया जानकारी देते हैं, बढ़िया एक्सप्लेन करके जानकारी देते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो आपको सबको पता होगा, सबसे फेमस तो ग्वालियर प्रशस्ति जो इसी की है। ठीक है, कब की है? 880 की है, और इसका रचनाकार कौन था? बालादित्य। ठीक बात है। एक देता है आपका कौन सा? दौलतपुर अभिलेख। एक देता है आपका कौन सा? कलहण की राज तरंगिणी। ठीक है, एक देता है अरब यात्री सुलेमान, जो इसके टाइम पीरियड में भारत यात्रा पर आया था। अरब यात्री सुलेमान की रचना सिल्ली सिल्ली उत तवारिक। सिल्ली सिल्ली उत तवारिक। तो ये मिहिर भोज की विस्तृत जानकारी देने वाले सोर्स हैं। ग्वालियर प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसकी रचना ऐसे मानी जाती है कि इसी के टाइम पर हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? बालादित्य ने की थी। दौलतपुर अभिलेख है, कलहण की राजतरंगिणी है, और अरब यात्री सुलेमान की रचना सिली सिली उत तवारीख है। ठीक है, देखो ये चीज ध्यान रखना कि मिहिर भोज के का सर्वप्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है। मिहिर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? वराह अभिलेख, जो कब का है बेटा जी? 836 ईस्वी का है। यानी अपन इसी अभिलेख से डिसाइड करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 836, तो ये वराह अभिलेख इसका सर्वप्रथम अभिलेख है। किसका? मिहिर भोज का। सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है मिहिर भोज का? वराह अभिलेख है, जो कब का? 836 का है। जो महोदय नगर
कन्नौज से जारी किया गया था। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो मिहिर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बेटा जी वह वराह अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख है? वराह अभिलेख है। कब का है? 836 ईस्वी का है। इसी के आधार पर यह मानते हैं कि मिहिर भोज का टाइम पीरियड कब से रहा होगा? 836 से लेकर 885 तक रहा होगा। जो कि कहां से जारी किया गया था, यह चीज जरूर ध्यान रखना, महोदय नगर कन्नौज से जारी किया गया था। ठीक बात है। ये तो थी मिहिर भोज की जानकारी देने वाले सबसे महत्वपूर्ण सोर्स, है ना, जहां से मिहिर भोज की विस्तृत जानकारी अपन को देखने को मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति आप सब जानते हो, कलहण की रास्तरंगिणी सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा इसी के टाइम में आने वाला अरब यात्री सुलेमान, जिसकी एक रचना है सिलिसिलियुत त्वारिख, ठीक है। इसमें भी मिहिर भोज के बारे में बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती है। अपन अलग से पढ़ेंगे अरब यात्री सुलेमान को, जो मिहिर भोज के बारे में क्या क्या बताता है। ठीक बात है। और मिहिर भोज का सर्वप्रथम जारी किया गया अभिलेख कौन सा है आपका? वराह अभिलेख है, जो 836 ईस्वी में जारी किया गया था। और कहां से किया गया था? कन्नौज नगर, सॉरी महोदय नगर कन्नौज से जारी किया गया था। इसका मतलब कन्नौज किसके अधिकार में है? मिहिर भोज के अधिकार में है, क्योंकि जहां पर अधिकार होगा वहीं से तो जारी करेगा। तो ठीक है, तो कन्नौज इसके अधिकार में है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ताकि अब इसके कौन कौन से क्षेत्रों पर वापस अधिकार किया उनके बारे में पढ़ते हैं। ये तो थे आपकी मिहिर भोज की विस्तृत जानकारी देने वाले सोर्स, और इन्हीं में से पूछ सकता है आपको कुछ भी, क्योंकि अरब यात्री सुलेमान की ये सिलिसिलियुत त्वारिख का जरूर ध्यान रखना। इसको अक्सर एक और अलग नाम मिलता है, जिसका नाम है आपका क्या? किताब उल वल सिंध हिंद, इस नाम से भी इस किताब का नाम मिलता है। लेकिन आप तो सिलिसिलियुत त्वारिख नाम ध्यान रखना, क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स है उसमें ये दे रखी है ना। तो अपन अलग बातें करेंगे नहीं, ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल करता हूं मैं अक्सर, ठीक है। तो गाइड वाइड में देखकर कंफ्यूज मत होना कि सर ने सिलिसिलियुत त्वारिख लिखा दी है, ठीक है। और देखिए अगली बात क्या है। अब देखो जो मिहिर भोज है उसकी राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो राजनीतिक उपलब्धि में सबसे पहले अपन बात करें, देखो जैसे ये शासक बनता है तो मिहिर भोज ने शासक बनते ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और सर्वप्रथम गुर्जरात्र व कालिंजर मंडल पर अधिकार जमाया। आपको पता है कि मिहिर भोज के पिताजी रामभद्र थोड़े विलासी प्रवृत्ति के आदमी थे, है ना, कमजोर थे। तो ऐसे में उनके समय क्या हुआ, कुछ क्षेत्र स्वतंत्र होकर क्या कर ली, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उनको वापस जीतने का काम करता है कौन? मिहिर भोज। और वो इस क्षेत्र, इस संबंध में सबसे पहले अभियान कहां पर करता है? कालिंजर मंडल और गुर्जरात प्रदेश में। कालिंजर मंडल में चंदेल नरेश जयशक्ति को पराजित किया, और गुर्जरात प्रदेश में मंडोर के शासक बहुक को पराजित करके मंडोर पर अधिकार किया। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। पहले अपन बात करेंगे कालिंजर मंडल की। वही कालिंजर मंडल मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां पर शासक कौन था? तो चंदेल नरेश जयशक्ति, ठीक है। कौन था? चंदेल नरेश जयशक्ति। इस जयशक्ति को पराजित कर अपना सामंत बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो कालिंजर मंडल रामभद्र के समय प्रतिहारों से निकल गया था हाथों से,
उस पर वापस अधिकार किसने कर लिया? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने कालिंजर मंडल पर अधिकार कर लिया, किसको हराकर? चंदेल नरेश जयशक्ति को पराजित कर क्या कर लिया? कालिंजर मंडल पर अधिकार कर लिया और उसको अपना क्या बना लिया? सामंत बना लिया। तो ये इतना सा फैक्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है। दूसरा क्या है? मंडोर पर अधिकार या गुर्जरत्न पर अधिकार। ठीक है, गुजरात राजस्थान, तो मंडोर शासक, ये पश्चिमी राजस्थान को उस समय गुजरात कहा जाता था, ठीक है। मंडोर प्रत्यारों की उस समय गुजर प्रत्यारों की पश्चिमी राजस्थान में राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, राजस्थान के गुजर प्रत्यारों की, ठीक है। तो मंडोर शासक बाउक को पराजित कर गुजरात प्रदेश पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसकी जानकारी किससे मिलेगी? जोधपुर अभिलेख से। किससे? जोधपुर अभिलेख से इस चीज की अपन को जानकारी मिलती है, ठीक बात है भाई। मिहिर भोज ने क्या किया? मंडोर शासक बाउक को पराजित किया और गुजरात प्रदेश पर अधिकार कर लिया, या मंडोर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि गुजरात प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी मंडोर उसमें, ठीक है। मेड़ता भी हुआ करती थी कुछ समय के लिए, ठीक बात है। तो कालिंजर मंडल, ये जरूर ध्यान रखना, चंदेल नरेश जयशक्ति को पराजित किया और उसको अपना सामंत बना लिया। गुजरात प्रदेश में मंडोर नरेश बाउक को पराजित किया और गुजर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब आपने पढ़ा ही होगा, नागपुर द्वितीय के दो सामंत हुआ करते थे सब, तो जैसे रामभद्र शासक बना तो वो कमजोर था, तो इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दिया अपनी, तो इनको वापस अपने अंडर लेके आया। और देख तुम कहां कहां जा रहे हो, तुम्हारी है ना, स्क्रीनशॉट होता क्या, आगे चले। ये तो था कालिंजर मंडल पर अधिकार और आपका गुर्जर प्रदेश पर अधिकार। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रकूटों से संघर्ष, क्योंकि देखिए राष्ट्रकूटों से संघर्ष चलता रहेगा, है ना, 6 चरणों में। अब देखो मिहिर भोज के समय संघर्ष हुआ, तो राष्ट्रकूटों से संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण यही है। से युद्ध, अब इनसे युद्ध हुआ होगा तो मालवा पर, संपूर्ण मालवा पर ही अधिकार कर लेगा, ठीक है। देखो राष्ट्रकूटों के समय जब युद्ध हुआ, यानी मिहिर भोज के समय कौन से राष्ट्रकूट शासक शासन करे थे, या मिहिर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन से थे? तो मिहिर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक, तो 2 राष्ट्रकूट शासक हुए, ठीक है। एक तो सर्व अमोघ वर्ष, ठीक है, और एक आपका हुआ कृष्ण द्वितीय, ठीक है। इन दोनों के समय क्या राष्ट्रकूट शासक ये दोनों हुआ करते थे। इस समय ही मिहिर भोज ने कुछ दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो सबसे पहले किसके समय? शाहरु अमावक वर्ष के समय क्या किया मिहिर भोज ने? उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोला या आक्रमण किया। ठीक बात है। लेकिन बग्रमा लेख, कौन सा अभिलेख? बग्रमा अभिलेख से अपन को ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट शासकों का, राष्ट्रकूट सॉरी शासकों के अधीन गुजरात का सामंत ध्रुव ने
मिहिर भोज को पराजित कर वापस लौटने को मजबूर कर दिया। क्या हुआ कि इसने सर्व अमोघ वर्ष के समय मिहिर भोज ने क्या किया, उज्जैन पर अधिकार करके दक्षिण में नर्मदा नदी तक क्या बोला, धावा बोला या आक्रमण किया। तो इस समय इस अभिलेख से पता चलता है, इसी बग्रमा अभिलेख से पता चलता है कि इस समय गुजरात में राष्ट्रकूटों का सामंत हुआ करता था। कौन? ध्रुव। यानी गुजरात में राष्ट्रकूटों का सामंत कौन हुआ करता था बेटा जी? ध्रुव हुआ करता था। ठीक है, गुजरात में राष्ट्रकूटों का सामंत कौन हुआ करता था यहां पर? ध्रुव। अब ये नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसने कन्नौज से उज्जैन पर अधिकार करते हुए दक्षिण में यहां पर धावा बोला ना, तो ये ध्रुव ने क्या किया, इसको वापस पराजित करके वापस अपने राज्य में लौटने पर मजबूर कर दिया। अब ये वापस लौट गया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कृष्ण द्वितीय शासक बना, कौन? कृष्ण द्वितीय, तो ये थोड़ा कमजोर शासक था राष्ट्रकूटों का, तो और थोड़ा ऐसे शांत प्रवृत्ति का शासक भी था। तो कृष्ण द्वितीय के समय मिहिर भोज ने पुनः नर्मदा नदी तक आक्रमण कर संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन क्या करेगा, मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक के समय संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया? तो किसके समय बेटा जी? कृष्ण द्वितीय के समय। इतना ध्यान रखना, सर्व अमोघ वर्ष के समय तो इसको लौट कर वापिस जाना पड़ा था, कोशिश की थी इसने, लेकिन इसको वापस लौट के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय गुजरात का सामंत हुआ था ध्रुव, उसने मिहिर भोज को पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? बग्रमा अभिलेख से मिलती है। लेकिन जैसे कृष्ण द्वितीय शासक बना, तो इसने फिर पुनः क्या किया, मिहिर भोज ने पुनः नर्मदा तक आक्रमण किया और संपूर्ण मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये वाला मालवा क्षेत्र आपका, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश, आपका थोड़ा गुजरात का पूर्वी इलाका, और आपका जैसे ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, इन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नर्मदा नदी के उत्तर उत्तर के भागों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये जो मिहिर भोज है, ये संपूर्ण मालवा पर अधिकार करने वाला प्रतिहार वंश का क्या था? सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अब देखो, मिहिर भोज के और भी दो चार अभियान है, जैसे हरियाणा पर भी अधिकार किया। तो पिहोवा अभिलेख से पता चलता है कि यहां पर घोड़ों की व्यापारी क्या करते थे? घोड़ों का क्रय विक्रय करते थे। इसके अलावा जैसे पाल, बंगाल के पाल नरेश है, तो 3 बंगाल के पाल नरेश इसके समकालीन हुआ करते थे। तो ये नारायण पाल के समय क्या करेगा? कमजोर शासक के समय आक्रमण करेगा और बंगाल के हिस्सों पर भी क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। इनकी जानकारी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक ले जय श्री राम, खमा गणी।